हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम स्टडी करेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडे ने ना हमें दो लॉज दिए थे, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। राइट, तो हम देखेंगे यहाँ पे मैंने फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन लिखी हुई है और एक हमारे पास सेकंड लॉ भी है। एक बार अगर हम फर्स्ट लॉ को अच्छे से स्टडी करेंगे तब हमें पता चलेगा कि जो सेकंड लॉ है वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ फर्स्ट लॉ की मॉडिफिकेशन है। राइट, तो मेन जो इंपॉर्टेंट लो है फर्स्ट लो है, सारे क्वेश्चंस हमारे फर्स्ट लो से सॉल्व हो जाएंगे। राइट, नेक्स्ट अब हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं। फर्स्ट लो ने क्या कहा था, द मास ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पास्ट एंड टाइम। तो इसको देखो ध्यान से कि देखो, मास डिपॉजिट हमारे पास होता है कैथोड पे, लिबरेट हमारे पास होता है एनोड से। वो किसके प्रोपोर्शनल है कि हमने कितना करंट पास किया और कितने टाइम के लिए पास किया। इसको समझने के लिए देखो, सपोज मैंने कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिया, यहाँ पे मेरे पास एनोड है, यहाँ पे मेरे पास कैथोड है और इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर रखा है बैटरी से। ठीक है, मैं यहाँ से करंट पास कर रही हूँ। सपोज मैं आई करंट पास कर रही हूँ और टी टाइम के लिए पास कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे लिख लेना, ये एनोड है, ये कैथोड है। तो कैथोड पे जो सब्सटेंस है वो डिपॉजिट होगा और एनोड से जो सब्सटेंस है वो लिबरेट होगा। राइट, तो कितना अमाउंट कैथोड पे डिपॉजिट हुआ है या कितना वेट जो है सब्सटेंस का कैथोड पे डिपॉजिट हुआ है, या फिर कह सकते हैं कि एनोड से लिबरेट हुआ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कि हमने कितने ज्यादा करंट पास किया है। हम जितना ज्यादा करंट पास करेंगे उतना ही ज्यादा कैथोड पे सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। राइट, ये कहा था मैं फर्स्ट लॉ ने। दूसरा इसने क्या बोला था कि जितने ज्यादा टाइम के लिए हम करंट पास करेंगे उतना ज्यादा वेट डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे या कैथोड पे। तो ये हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमें किसने बताई थी, फैराडेज फर्स्ट लॉ ने। इसको हम लिखते हैं एक बार। According to Faraday's first law, weight of a substance deposited at cathode is proportional to current passed and weight of a substance is proportional to time, कि कितने ज्यादा टाइम के लिए हमने करंट को पास कराया। तो जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगी तो मेरे पास आएगा W इज प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी। राइट, तो I जो होता है वो करंट होता है, I के यूनिट्स हमारे पास एम्पियर होते हैं और टाइम यहाँ पे हमारे पास सेकेंड्स में है। राइट, तो हमने क्या किया, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया जिसे हमने z का नाम दिया। सो w इज इक्वल्स टू जेड आई टी। ये हमारे पास होता है फर्स्ट लॉ। यहाँ पे z को ध्यान से देखो, z क्या है हमारे पास, दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और z की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो z हमारे पास होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे। राइट, तो इसको ध्यान रखना, Z इज इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है हमारे पास मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। यहाँ पे हर चीज के बारे में पता होना चाहिए तभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो जो इक्विवेलेंट मास होता है वो होता है हमारे पास मोलर मास अपॉन n फैक्टर। राइट, और फैराडे हमारे पास क्या होता है, फैराडे होता है कि चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसे बोलते हैं फैराडे। इसको देखो, सपोज मेरे पास, अब मैं फैराडे की डेफिनेशन बता रही हूँ कि कितना चार्ज एक मोल इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और कितने, एक मोल इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करते हैं, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। राइट, तो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आते हैं फैराडे की वैल्यू, जो कि अप्रोक्सीमेटली 96500 होती है। तो हमारे पास 1 फैराडे होते हैं 96500 कूलम पर मोल। तो ये हमारे पास डेफिनेशन होती है चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से हमें इक्विवेलेंट वेट की, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू पता चल गई, E अपॉन एफ। अब हम इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो देखो हमारे पास जो W था वो आया था ZIT और Z आया था हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट विच इज इक्विवेलेंट मास अपॉन हमारे पास था फैराडे। राइट, और इक्विवेलेंट मास हमारे पास था, इक्विवेलेंट मास मींस मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर टाइम्स फैराडे। राइट, अब यहां से हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें। सो W विल बी इक्वल टू, Z की जगह हमने लिखना है मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर टाइम्स फैराडे इंटू I इंटू T। राइट, अब हमने क्या करना है, इस मोलर मास को इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास आएगा W अपॉन मोलर मास
इज इक्वल्स टू आई टी अपॉन एन एफ मीन्स एन फैक्टर टाइम्स फैरेडे। अब W अपॉन मोलर मास हमें पता है, वेट अपॉन मोलर मास हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू आई इंटू टी अपॉन एन एफ इंटू एफ। राइट, अब हमें पता है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ, एक्सप्रेशन क्या है, n इज इक्वल्स टू आई टी, n इज इक्वल्स टू आई टी अपॉन एन एफ एफ। अब हमें पता है कि जो Q होता है चार्ज, वो किसके इक्वल होता है, Q इज इक्वल्स टू आई टी। राइट, Q के यूनिट्स होता है कूलम, ये होता है एम्पेयर, ये होता है सेकंड। तो एक कूलम किसके इक्वल होता है, एक एम्पियर सेकंड के इक्वल होता है। तो यूनिट्स का ध्यान रखना, अगर सपोज पेपर में या क्वेश्चन में सेकंड्स की जगह आवर्स दिए हो तो उसको कन्वर्ट कर लेना सेकंड्स में। राइट, तो अब हम यहाँ पे I इंटू टी की जगह पे लिख सकते हैं Q। सो n विल बी इक्वल टू Q अपॉन एन एफ इंटू एफ। तो यहां से हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आते हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, विच इज Q इज इक्वल्स टू n इंटू एन एफ इंटू फैरेडे। इस एक्सप्रेशन को स्टार मार्क कर लेना। ये हमने कंक्लूड किया है फर्स्ट लॉ ऑफ फैरेडे से कि Q क्या होता है, Q होता है कि चार्ज, ठीक है, कि Q मीन्स चार्ज, n हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स, ये हमारे पास होता है एन फैक्टर, और ये होता है फैरेडे। अब इस एक्सप्रेशन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन है Q इज इक्वल्स टू n इंटू एन एफ इंटू फैरेडे। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जिसके नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं हम, उसी स्पीशीज का एन फैक्टर लेना है। इसको लिख लेना, जिसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसी का ही एन फैक्टर होगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, बट इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। अब 99% क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे, इवन 100% क्वेश्चंस इस फॉर्मूला से सॉल्व हो सकते हैं, और कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अब देखो एन और एन एफ की बात करते हैं। सपोज हमारे पास है कि कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट हो रहा है फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड से कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है, और हमें सपोज कैल्शियम के 5 मोल्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखना, हमें कैल्शियम के 5 मोल्स दिए हुए हैं, तो हमसे पूछा है कि चार्ज बताओ, कितना चार्ज जो है वो पास करना पड़ेगा। तो हमारे पास जिसके मोल्स होते हैं उसी का ही एन फैक्टर होता है। अब मैं यहाँ पे एन फैक्टर की डेफिनेशन बताती हूँ। एन फैक्टर हमारे पास होता है कितना चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स, ये फॉर्मूला होता है एन फैक्टर का। ये रिडॉक्स में आता है, अगर किसी को थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। एन फैक्टर इज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स। तो देखो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पे कैल्शियम की 0 है। अब हमने एन फैक्टर निकालना है कैल्शियम का, तो कैल्शियम को फोकस में रखेंगे। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 2, यहाँ पे मोड लिखा है तो सिर्फ चेंज की बात करनी है और पॉजिटिव साइन की। नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे कैल्शियम की 1 है, तो एन फैक्टर होगा इसका 2। तो जिसका नंबर ऑफ मोल्स है उसी का ही एन फैक्टर होगा। राइट, अब मैं इसको एक और एग्जांपल से बताती हूँ। सपोज हमारे पास है के आई जो है वो I2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, और हमें नंबर ऑफ मोल्स के आई के दिए हुए हैं। सपोज मुझे नंबर ऑफ मोल्स के आई के 10 दिए हुए हैं। राइट, और मुझसे क्या पूछा है, चार्ज पास पूछा है। तो हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला पता होना चाहिए, Q इज n इंटू एन एफ इंटू फैरेडे। अब अगर मुझे n जो है वो किसका दिया हुआ है, अगर KI का दिया हुआ है, तो n फैक्टर भी KI का ही लेना पड़ेगा। सो n फैक्टर KI का किस तरह से निकालेंगे, हमें पता है n फैक्टर इज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट टाइम्स क्या होता है हमारे पास, कितने नंबर ऑफ एटम्स है। अब यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यहाँ पे आयोडीन की 0 है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट तो 1 हो गई। नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे देख रहे हैं, जिसके मोल्स दिए हो उसी के नंबर ऑफ एटम्स देखने हैं, वो है 1। तो यहाँ पे एन फैक्टर हो गए 1। तो यहाँ पे हम एन फैक्टर की नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू रख के यहाँ से फैरेडे निकाल लेंगे, विच विल बी इक्वल टू 10 टाइम्स 1 इंटू फैरेडे। सो चार्ज विल बी 10 फैरेडे। सो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन इस सिंगल फॉर्मूला से सॉल्व हो सकते हैं। राइट, Q इज इक्वल्स टू n इंटू एन एफ इंटू फैरेडे। बट सिर्फ कौन सी बात ध्यान में रखनी है, जिसके नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं n फैक्टर भी उसी का ही लेना है। और n फैक्टर की डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, अगर किसी को थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है n फैक्टर निकालने में तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। राइट, अब हम नेक्स्ट चलते हैं फैरेडे सेकंड लॉ पे, और उसको देखेंगे वो क्या कहता है। बेसिकली वो सिर्फ एक्सटेंशन है फर्स्ट लॉ की, तो मैं यहाँ पे सेकंड लॉ की बात करती हूँ, फैरेडे सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ हमें क्या कहता है, देखो पहले समझते हैं ध्यान से। सपोज मेरे पास दो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस हैं, ये आपस में कनेक्टेड है सीरीज में। सीरीज में किस तरह से कनेक्टेड होते हैं, सपोज यहाँ से मेरा ये एनोड है, ये कैथोड है,
और यहाँ से ये इस तरह से ये दोनों आपस में कनेक्टेड है और यहाँ से हमारे पास इस तरह से है, ये हमारे पास सेल लगा हुआ है। ये दोनों जो है ये हमारे पास किस में कनेक्टेड है, ये हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड है। तो फैराडे सेकंड लॉ ने सिर्फ एक बात कही थी, वो क्या कहा था कि कितना वेट डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो उसके इक्विवेलेंट मास के प्रोपोर्शनल होगा। राइट अब इसको ना मैं डेफिनेशन के फॉर्म में लिखती हूँ ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए। डेफिनेशन क्या कहते हैं, व्हेन गिवन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज से दोनों सीरीज में है और हमें पता है जब भी जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हैं जो या जब भी सेल्स सीरीज में प्रेजेंट होते हैं तो सेम करंट पास करता है। तो व्हेन गिवन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is passed through different electrolytes is passed through different electrolytes, the mass of different substances deposited deposited at cathode or liberated at anode, deposited or liberated, is directly proportional to the equivalent mass of substance, is directly proportional to the equivalent mass of substance। इसको मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या सपोज आई करंट पास कर रहे हैं हम, तो जो वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड होगा वो प्रोपोर्शनल होगा उसके इक्विवेलेंट मास से। राइट अब इसको एग्जांपल के लिए समझते हैं। देखो सपोज यहाँ पे मेरे पास सोल्यूशन ए है, यहाँ पे सोल्यूशन बी है, ये दोनों कनेक्टेड है। राइट तो सपोज यहाँ पे मेरे पास आई करंट फ्लो कर रहा है और टी टाइम के लिए फ्लो कर रहा है, तो आई करंट इसमें ए में भी पास करेगा, आई ही करंट बी में पास करेगा। तो अगर मैं इस पे फर्स्ट लॉ लगाऊं तो फर्स्ट लॉ कहते हैं वेट ऑफ ए इज इक्वल टू जेड ए। जेड का देखो ए का इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट टाइम्स आई इंटू टी। अगर मैं बी की बात करूं तो बी का जो वेट डिपॉजिटेड है वो प्रोपोर्शन होगा बी का इक्विवेलेंट वेट और बी का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इंटू आई इंटू टी। राइट अब इसको ध्यान से देखना, आई और टी मैंने दोनों में इस वजह से लिखी है क्योंकि सेम करंट पास कर रहा है और सेम टाइम के लिए पास करे दोनों सोल्यूशंस में, तो आई टी रहेगा सेम। अब मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट दोनों का अलग अलग इसीलिए लिया है क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है इक्विवेलेंट मास अपॉन एन फैक्टर अपॉन फैराडे, सॉरी इक्विवेलेंट मास अपॉन फैराडे। अब दोनों का इक्विवेलेंट मास तो अलग अलग होगा बिकॉज इक्विवेलेंट मास हमें पता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर होता है, तो इस वजह से हमने इक्विवेलेंट मास दोनों का अलग अलग लिया है और इस वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अलग अलग लिया है। राइट सो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ध्यान से देखना। अगर मैं सपोज इसको फर्स्ट को इसको सेकंड को इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूं तो हमारे पास आएगा डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी विल बी इक्वल टू जेड ए आई टी अपॉन जेड बी आई टी। इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा जेड ए अपॉन जेड बी। तो सेकंड लॉ ने क्या बोला, सेकंड लॉ बेसिकली क्या कहता है कि वेट इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोकेमिकल मास और इक्विवेलेंट मास। तो हमने क्या कहा कि जो सेकंड लॉ है वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ फर्स्ट लॉ की एक्सटेंशन है। तो हमने ये दोनों फर्स्ट लॉ से उठाए हैं, अब हम इससे सेकंड लॉ को प्रूव करेंगे। तो यहां तक तो हम कर चुके हैं। यहां से हमारे पास है डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इज इक्वल्स टू जेड ए अपॉन जेड बी। अब Z की डेफिनेशन लगा दो, हमें पता है ZA इज इलेक्ट्रोकेमिकल वेट ऑफ A इक्विवेलेंट मास ऑफ A अपॉन n फैक्टर ऑफ A। राइट सॉरी वन सेकेंड, ZA हमारे पास होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ A अपॉन फैराडे बिकॉज E अपॉन F होता है ना Z, और ZB विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ B अपॉन फैराडे। अब ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट करनी है, सो WA अपॉन WB इज गोइंग टू बी इक्वल टू EA अपॉन F डिवाइडेड बाय EB अपॉन F। सो यहां से हमारे पास आएगा WA अपॉन WB इज इक्वल्स टू EA अपॉन EB, और यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वेट इज प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास। तो हमने सेकंड लॉ को प्रूव कर दिया फर्स्ट लॉ यूज करके, तभी मैं कह रही थी सेकंड लॉ कुछ नहीं है, सिर्फ फर्स्ट लॉ की एक्सटेंशन है। राइट तो हमारे पास क्या है, सेकंड लॉ को भी भूल जाओ अगर क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से देखना है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो सिर्फ इतना ध्यान रखना कि कोई भी क्वेश्चन आए हमने फर्स्ट लॉ यूज करना है, और फर्स्ट लॉ से हमें क्या पता लगता है कि वेट इज प्रोपोर्शनल टू आई टी और W इज इक्वल्स टू जेड आई टी,
ये एक डेफिनेशन है। Z हमारे पास होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे, इक्विवेलेंट वेट होता है हमारे पास मोलर मास अपॉन n फैक्टर, और हमारे पास n फैक्टर होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट टाइम्स नंबर ऑफ एटम्स, नंबर यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स है, और इन सबको पुट करके हमारे पास एक फॉर्मूला आया था Q इज इक्वल्स टू n नंबर ऑफ मोल्स n फैक्टर टाइम्स फैराडे। ये सारी चीजें ध्यान रखना, ये सारी फर्स्ट लॉ से आई थी। सेकंड लॉ की बात करें तो सेकंड लॉ ने हमें कुछ खास नहीं इन्फॉर्मेशन दी, सिर्फ फर्स्ट लॉ से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। सेकंड लॉ ने कहा था कि अगर जो मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस हैं वो अगर सीरीज में पड़े हैं तो वहां से हमारे पास जो वेट होगा, कितना वेट डिपॉजिट हुआ कैथोड पे, लिबरेट हुआ एनोड से, वो प्रोपोर्शनल इक्विवेलेंट मास के, राइट। तो W इज प्रोपोर्शनल टू E, तो यहाँ से तुम ये कह सकते हो A का वेट, B का वेट इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ A इक्विवेलेंट वेट ऑफ B, राइट। तो जिसे हमने प्रूव कर दिया है सेकंड लॉ से, सॉरी फर्स्ट लॉ से। तो जितने भी क्वेश्चन है वो फर्स्ट लॉ से सॉल्व हो जाएंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर होगी। इफ यू गाइस लाइक आवर वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।